आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सॉल्व किया था। उसमें हमने हल्का पुल्का पिछला बैकग्राउंड समझा था कि फ़ंक्शन में और रिलेशन में क्या फ़र्क होता है। फिर अगर हमारे पास फ़ंक्शन गिवन हो तो हमें अगर उसका ग्राफ बनाना है तो मेन जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि यहाँ पर वैल्यू होगी x की, यहाँ पर वैल्यू होगी y की। तो हमारे पास अगर 4-5 ऑर्डर्ड पेयर हों तो हम बड़ी आसानी से उनको जब ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं और उन डॉट्स को मिलाते हैं तो हमें जो ग्राफ उस फंक्शन का हो वो मिल जाता है। ठीक है जी। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है हमें वैल्यूज़ किस किस की चाहिए होती हैं, x की और y की। और ये बनते कैसे हैं, x की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं, वो सारा कैलकुलेट होता है और बदले में जो जवाब मिलता है वो वैल्यू किसकी होती है, y की। क्योंकि हमने कहा था कि हमारी कोशिश रहेगी कि फ़ंक्शन को इस शक्ल में लिखा जाए y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है जी, यानी कि y इज़ इक्वल टू x प्लस 1। मिसाल के तौर पर x की जगह मैं कोई वैल्यू पुट करूँ अगर 1 तो 1 प्लस 1 जवाब क्या मिलेगा, 2। तो ऑर्डर पेयर मेरे पास बना, x की जगह 1 पुट किया, y के लिए ओवरऑल आंसर क्या मिल गया, 2। तो ये ऑर्डर पेयर हमने फाइंड करने होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगर हमारे पास जो फंक्शन हो उसमें हमने दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना था कि जब हम डोमेन, ये जो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं ना x की जगह पर, इसको हम कहते हैं डोमेन, और जो कैलकुलेट होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है उसको हम कहते थे रेंज। अच्छा जी, दो चीज़ों का हमने ख्याल रखना था डोमेन पुट करते वक्त, x की जगह वैल्यू पुट करते वक्त, कि या तो हमारा फंक्शन जो है वो इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए और ना ही जो हमारा फंक्शन है वो इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है जी, इमेजिनरी भी नहीं बनना चाहिए और इन्फिनिटी भी नहीं बनना चाहिए। इमेजिनरी कब बनता है, जब अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू कैसी आ जाए, माइनस वाली, -2, -3, 4, 5 जो मर्जी आ जाए, स्क्वायर रूट में माइनस आता गया तो वो नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, इमेजिनरी आयोटा। और इन्फिनिटी तब बनता है जब ऊपर बेशक जो मर्जी वैल्यू हो डिवाइड में क्या आ जाए, 0, तो इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। 5/0 भी हमारे पास इन्फिनिटी है, 10/0 भी इन्फिनिटी है। ठीक है जी। तो ये चीज़ों का हमने क्या रखना होता था ख्याल। अब जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अगर आप गौर करें तो यूँ नहीं लिखा हुआ, यानी कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इज़ इक्वल टू टी अलहदा है, y इज़ इक्वल टू टी अलहदा है। तो जब हमारे वेरिएबल आपस में डायरेक्ट इनका कनेक्शन ना हो, ठीक है, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करते, जब ये y है ना, ये x के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, जब x की वैल्यू पुट होगी तो ही हमें y का कोई ना कोई आंसर मिलेगा ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो y है वो डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है, और जो x है वो इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी जब फंक्शन हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाए या फंक्शन इस तरह का आ जाए तो फिर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपका जो फंक्शन है इस केस में इन्फिनिटी ना बने और इस केस में इमेजिनरी ना बने। अच्छा, तो ये तो हमारे पास जो केस था, ये तो ये वाला केस था कि जब x और y आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप इनका होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप गौर करें तो जो x है उसका रिलेशन t के साथ है और इसी तरह जो y है उसका रिलेशन भी किसके साथ है, t के साथ है। तो जब इस तरह का केस हो तो ये जो इक्वेशंस होती हैं, इन इक्वेशंस को कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है कि अब जो आपके पास वेरिएबल्स हैं x और y, वो बजाय एक दूसरे के उनके साथ रिलेशन होने के किसी तीसरे वेरिएबल के साथ उनका रिलेशन होता है, यानी कि t के साथ। तो x का रिलेशन भी t के साथ है और y का रिलेशन भी t के साथ है। तो ऐसी इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले अगर आपके जहन में आए कि क्यों ना हम इसको y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x की शक्ल में लिखें, क्यों जी, हमने मेन तो यही कहा था ना कि फ़ंक्शन को अगर इस शक्ल में ले आएँ तो फिर बड़ी इजीली इधर x की वैल्यू पुट करेगा और बदले में y का जवाब मिलेगा, तो ऑर्डर पेयर बनते जाएंगे। अगर उस बात को फॉलो किया जाए तो x किसके बराबर है, t के, या t किसके बराबर है, x के, तो y इज़ इक्वल टू t किसके बराबर था, x के, तो t की जगह जैसे इधर x पुट होगा तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो बन गया ना y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी कि सामने x की वैल्यू होनी चाहिए इक्वल के इधर होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हम बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने में हमें थोड़ी सी जो परेशानी है वो हो सकती है, क्योंकि वैल्यू हमें x की नहीं गिवन, बल्कि वैल्यू किसकी गिवन है, हमें t की गिवन।
ठीक है। तो इसलिए हम फंक्शन को इसी शक्ल में रख के सॉल्व करेंगे। इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को इसी शक्ल में रख के सॉल्व करेंगे ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और बात याद रखिए आप कि जब x में या y में किसी एक की पावर आ जाए 2, या x की पावर 2 हो या y की, दोनों की पावर नहीं, किसी एक की पावर 2 हो, तो वो फिर आपके पास अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ आपके पास होता है पैराबोला। ठीक है जी, ये आप सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 6 में मज़ीद पढ़ेंगे कि पैराबोला क्या होता है। सिंपली क्या होगा, इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह का ग्राफ हो या इस तरह का ग्राफ हो, ये 4 तरह के पैराबोला, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये शक्ल थोड़ी सी यूँ टेढ़ी भी हो सकती है, बहुत तरह के आ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो हैं ये 4 तरह के हैं। तो जब इस तरह का ग्राफ बनता है तो इसको हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, तो जब किसी में x का स्क्वायर आए या y का स्क्वायर आए इक्वेशन में, तो उसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास बनता है पैराबोला। छठे चैप्टर में आप मज़ीद कंडीशन पढ़ेंगे कि ग्राफ इसका जो फेस है वो ऊपर ओपन जो है वो ऊपर की तरफ कब होगा, डाउन तरफ कब होगा, लेफ़्ट कब होगा या राइट की तरफ कब होगा। चलें जी, ये जो अब हमारे पास गिवन है इक्वेशन, ये हमारे पास हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो इनका ग्राफ देखते हैं कैसे बनाया जाए। मेन जो हमें चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, x की वैल्यू और y की वैल्यू, और फिर हम उसकी मदद से उन ऑर्डर पेयर को ड्रा करके अपना जो ग्राफ है वो बना लेंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो हम फाइंड करते हैं जी ऑर्डर पेयर को। अब क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू हैं, ठीक है, और अब ये परेशानी नहीं करने की वैल्यू कौन सी पुट करनी है और कौन सी नहीं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें खुद से समझना पड़ता था कि कौन सी वैल्यू पुट होगी और कौन सी वैल्यू नहीं पुट होगी। क्यों नहीं पुट होगी, क्योंकि अगर वो पुट हो गई तो फंक्शन या इमेजिनरी बन जाएगा या इन्फिनिटी। यहाँ पर बुक वाले ने हमारा काम आसान कर दिया, उसने खुद ही कह दिया कि टी जो है उसकी वैल्यूज़ ये होनी चाहिए। अब ये क्या, इसका मतलब है कि -3, क्योंकि ये नीचे लाइन है ना, तो -3 जो है वो शामिल है, और -3 से बड़ी वैल्यू, तो -3 से बड़ी वैल्यू -4 नहीं होती, वो तो और छोटी होती जा रही है। -2, -1, 0, और कहाँ तक ब्रेक लगानी है, 3 तक, 1, 2 और 3 क्योंकि शामिल है तो ये भी हमारे पास। इसका मतलब है ये वो वैल्यूज़ हैं जो हम टी की जगह पर पुट कर सकते हैं। चलें ज़रा गौर करते हैं। सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ टी की जगह पर -3। अगर मैं टी की जगह -3 पुट करूँगा, क्योंकि मुझे बुक वाले ने कहा है कि आप ये वैल्यूज़ लगाएं, तो मैंने इनको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया ताकि समझने में आसानी हो। जब मैं t की जगह -3 पुट करूँगा तो t की जगह इधर क्या पुट होगा, -3, तो इसका मतलब है x का आंसर भी क्या निकला, -3, और जब इधर -3 पुट होगा तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो हमें ऑर्डर पेयर मिल गया x और y। ठीक होगी जी बात, मेन हमारा फोकस x और y पे। आगे चलते हैं। जब t की जगह पुट होगा -2 इधर पुट करेंगे तो x भी किसके बराबर आ जाएगा, -2 के, और इधर -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4। आगे चलते हैं, पुट करते हैं -1, इधर भी -1, तो x की वैल्यू -1 का स्क्वायर +1। जब t की जगह 0 पुट होगा, इधर भी 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर भी हमारे पास 0। जब 1 पुट करेंगे t की जगह पर तो x भी हमारे पास हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होता है, 1। जब हम पुट करेंगे 2 तो x भी 2 हो जाएगा, और इधर जब पुट करेंगे तो t का स्क्वायर यानी कि 4। जब हम 3 पुट करेंगे तो x भी 3 हो जाएगा, और इधर 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9। यहाँ से अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी वो हमने बड़ी आसानी से फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास एक लिहाज से जो ऑर्डर पेयर है वो बन चुका है। अब बस हमने इसको ग्राफ की शक्ल में लिखना है, इन डॉट्स को मिला देना है, और हमारे पास जो ग्राफ है वो बन जाएगा। तो हमें थोड़ा सा तो आइडिया हो गया है इस ऑर्डर पेयर से कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कहाँ तक हैं। x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नेगेटिव की तरफ -3 है और पॉजिटिव की तरफ +3 है। तो ग्राफ में इसका मतलब है मुझे कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ पर -3। इनके दरमियान गैप कोशिश करें आप सेम रखें ताकि जो ग्राफ है वो थोड़ा आपका साफ साफ बने। अच्छा, y की वैल्यू पे गौर करें तो y मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 9 तक,
क्यों जी? तो इसका मतलब है, और सारी वैल्यूज़ हैं भी कौन सी हमारे पास, पॉजिटिव, कहीं पे कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं। एक्स पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। वाई की सारी वैल्यू कैसी हैं, पॉजिटिव, तो वाई हमारा ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है ना, हमें पता है। एक्स इधर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है और यहाँ पर वाई नेगेटिव। हमारे पास वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो नीचे हमें वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम हमने कहाँ तक जाना है जी, 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास हो गया जी। यहाँ पे भी चलें लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब ज़रा सबसे पहला जो ऑर्डर पेयर है ये वाला, इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 यहाँ पे आ गया। अच्छा अच्छा, y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 9 यहाँ पर होता है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना, तो आप स्केल की मदद से स्केल यहाँ पर रख के एक डॉटेड लाइन लगा लें और एक डॉटेड लाइन यहाँ पर आप जब लगाएंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तकरीबन आपके पास इस पॉइंट पर मिल जाएगी। ठीक होगी बात। तो पहला जो ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, यानी कि x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 9। दूसरा x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 ये है। यहाँ से लाइन लगाएंगे, यहाँ से लाइन लगाएंगे तो ये तकरीबन हमारे पास इस पॉइंट पर आकर मिल जाएगा। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1, ये पॉइंट, इसको इधर बढ़ा देंगे, इसको इधर, तो ये हमारे पास इस पॉइंट पर मिल जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास x भी 0 y भी 0, तो वो तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1। इस लाइन को इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर, तो ये तकरीबन यहाँ पर हमारे पास मिल जाए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। अब क्योंकि x इस तरफ है ना, तो इस लाइन को इधर बढ़ाएंगे, इसको यूँ बढ़ाएंगे तो तकरीबन ये इस पॉइंट पर मिल जाएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, इसको और इसको यूँ बढ़ा देंगे तो ये तकरीबन इस जगह पर मिल जाएगा। तो जो हमारे पास ऑर्डर पेयर थे उनको हमने ग्राफ जो है उसके ऊपर ड्रा किया है ग्राफ। तो अब हम क्या करते हैं कि इन डॉटेड पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, इसको इधर मिलाएंगे और इसको इधर मिलाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ग्राफ बना है ये हमारे पास किसका ग्राफ है जी, पैराबोला। ये जो हमारे पास शेप होती है इस शेप को बोला जाता है पैराबोला। वैसे भी अगर पेपर में MCQs आ जाए तो आपने याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा हमारे पास जो होता है वो पैराबोला ही बनता है। ठीक है जी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 1। अभी हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं ये तकरीबन एक दूसरे के साथ सेम ही हैं, बस नई चीज़ जो थी वो आपके पास ये थी कि आप किस तरह जो x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। इसी क्वेश्चन का हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2। x इज़ इक्वल टू t माइनस 1, y इज़ इक्वल टू 2t माइनस 1 और उसने हमें कह दिया कि t की वैल्यू आपने यहाँ से यहाँ तक पुट कर ली। चले जी, अब ये फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन है क्योंकि x डिपेंड कर रहा है t पे और y भी डिपेंड कर रहा है t पे। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो इनका क्या चाहिए, ऑर्डर पेयर चाहिए। तो उसके लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ पर t की वैल्यू, यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम स्टेप हम फॉलो करते हैं। अब जो है इसके नीचे ये वाली लाइन मौजूद नहीं है, इसका मतलब है -1 शामिल नहीं है। -1 से बड़ा क्या होगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पे ब्रेक लग जाएगी क्योंकि जो 5 है उससे छोटे और 5 शामिल नहीं। तो ये हमने एक्सपेंड करके लेके ताकि इजीली समझ में आए। सबसे पहले यहाँ पर जब मैं t की जगह पुट करूँगा 0, तो t की जगह 0 पुट होने पे x की वैल्यू क्या मिली, -1।
टी की जगह 0 पुट होने पे y की वैल्यू भी क्या मिल गई हमें -1। आगे चलते हैं, टी की जगह क्या पुट करना है 1, टी की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, x की वैल्यू हो गई 0, और जब इधर 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2, 2 - 1 1। ठीक है जी। अब जब हम x की जगह क्या पुट टी की जगह पुट करेंगे 2, तो इधर भी 2 पुट हो जाएगा, 2 - 1 1, और इधर 2 पुट करेंगे 2 2 से मल्टीप्लाई के 4 4 - 1 3। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। जब हमने वैल्यू पुट करनी है t की जगह पर 3, 3 - 1 2, और 3 × 2 6, 6 - 1 5। जब हम वैल्यू पुट करेंगे 4, 4 - 1 x की वैल्यू 3, 4 इधर पुट करेंगे 4 2 8, 8 में से 1 माइनस होगा तो x में y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो यहाँ पर हमने ये जो टेबल ज़रूरी चीज़ थी वो हमने फाइंड कर ली। अब हम इसका बड़ी आसानी के साथ ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है जी। इधर कहीं भी अगर आप गौर करें ना, तो हमारे पास ये t की वैल्यू, यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट भी अगर कर दूँ, जैसे यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो है x + 1 इज़ इक्वल टू t इधर ही रह जाएगा, -1 इधर आके +1, तो y इज़ इक्वल टू 2, t की जगह पे क्या पुट करूँगा x + 1 और -1, 2x + 2 और -1, तो y इज़ इक्वल टू 2x + 1। तो यहाँ पर ये जब हमने इसको शक्ल दी y इज़ इक्वल टू f(x) की, तो हमारे पास ना y का स्क्वायर है ना x का स्क्वायर है। तो जब याद रखिएगा आपके पास वेरिएबल जो उनकी पावर क्या हो 1 हो पूरे ओवरऑल इक्वेशन में, तो वहाँ पर आपके पास जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। ठीक है, ये MCQs आपने याद रखने हैं। पेपर में वो इस तरह की कोई इक्वेशन दे दे जिसमें x और y का वेरिएबल 1 1 हो, पावर जो है वो 1 1 हो, तो आपने डायरेक्ट उसका जो आंसर रखना है वो क्या लिखना है स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बेशक बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी। और जब x या y में से किसी एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो फिर जो उसका ग्राफ होता है वो हमारे पास क्या होता है पैराबोला। ठीक है, ये बेहतर जो आपको समझ आएगी वो छठे चैप्टर में आपको समझ आएगी। चलिए, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो चेक करते हैं जी। x की वैल्यू नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी, y की वैल्यू नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में। x की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जा रही है और y की मैक्सिमम वैल्यू 7 तक जा रही है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए जी, सबसे पहले हमने x और y पे गौर करना है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1। ठीक है, इस लाइन को इधर बढ़ा देंगे, इस लाइन को इधर बढ़ा देंगे, तो ये जो पहला पॉइंट मिला हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो हमारे पास पॉइंट हो गया ये। अच्छा जी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, इसको और इसको आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट हमारे पास ये आ जाए। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, इसको इधर बढ़ाएंगे इसको इधर, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाए। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, इसको और इसको यूँ बढ़ाएंगे तो तकरीबन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाए। ठीक है जी, बस ये हमारे पास पॉइंट थे जो हमने ड्रा करने थे। तो अब अगर इन डॉटेड पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास जो एक स्ट्रेट लाइन है उसका क्या बन चुका है ग्राफ आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं। अब इसी में जो इसका तीसरा क्वेश्चन है उसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, और वो जो क्वेश्चन है सॉल्व सेम उसी तरह ही होगा जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके डिफरेंट जो पार्ट हैं वो सॉल्व किए हैं। तो जो तीसरा पार्ट है उसमें लिखा गया है जी x इज़ इक्वल टू सेकंड थीटा एंड y इज़ इक्वल टू tan थीटा।
यहाँ पर अब आपको नहीं बताया गया कि आपने कौन सी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है। वो बताया गया होता तो फिर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट किधर होती? ये जो थीटा है ये यहाँ पर एक पैरामीटर है, ठीक है। तो एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। वाई भी किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। ये एंगल है ना यहाँ पर, तो एंगल अगर इधर 60 होगा तो सीकेंट 60 कुछ और वैल्यू देगा एक्स पे, जब इधर 90 होगा तो कुछ और वैल्यू। तो यानी कि x किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे, थीटा पे। और सेम इसी तरह y किस पे डिपेंड कर रहा है? इस थीटा पे। यानी कि एंगल पे। एंगल चेंज होते जाएंगे तो y और x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें थीटा की वैल्यूज़ नहीं दी। जैसे पहले इधर t होता था तो t की वैल्यू देता था, हम t की वैल्यूज़ पुट कर देते तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाती थी। यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है? एक पैरामीटर है। अच्छा, अब अगर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन ही नहीं है तो हमने तो ऑर्डर पेयर फाइंड करना है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको ज़रा वो पुरानी टेक्निक यूज़ करते हैं। कौन से वाले जी? y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या हम क्या करते हैं कि इनको आपस में एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी जो फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री थी उसके कुछ फार्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है जी। जो हमारे पास था 1 tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। बेसिकली हम इसकी हेल्प लेंगे। उससे पहले हम क्या करने लगे हैं कि हम लेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको खुद से याद रखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस किसका स्क्वायर? वाई का, यानी कि हमारे पास हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये वैल्यूज़ कट गई तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब हमारे पास जो शक्ल बनी है ना ये हाइपरबोला की बनी है। जब x के ऊपर भी स्क्वायर हो, y के ऊपर भी स्क्वायर हो और दरमियान में हमारे पास क्या हो? माइनस हो, और इक्वल हमारे पास किसके हो? 1 के हो। ये मज़ीद आप डिटेल में 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। दो होता है हाइपरबोला। अब हाइपरबोला भी दो तरह के होते हैं, या इस तरह। हाइपरबोला का मतलब है एक लिहाज से आपके पास दो तरह के पैराबोला आ जाएंगे, ठीक है। एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, या इस शक्ल में आपके पास हाइपरबोला। ये दो शक्लें हैं इसकी, ठीक है। ये दो टाइप्स हैं। बहरहाल अभी तक हमारे पास ये जो शक्ल बनी है इसको हम इसी हालत में लेकर अगर लिखेंगे तो जो ऑर्डर पेयर फाइंड करना है वो मुश्किल होगा। हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y एक तरफ होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं जी, माइनस वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस का मान इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का, ठीक है। ये परेशान नहीं होना कि वाई स्क्वायर उधर लिखना था और ये वैल्यू इधर लिखनी थी, एक ही बात है, क्योंकि 4 + 1। अब 4 + 1 मैं इधर लिख दूँ और 5 इधर लिख दूँ, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं। तो वाई स्क्वायर मैं पहले लिखूँ या वाई स्क्वायर जैसे उधर लिखूँ तो बात एक ही है। अच्छा जी, अभी भी हमारे पास जो y होना चाहिए वो स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर है। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो गौर करें तो ये आपके पास जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही हो गया है। अभी हमें डोमेन नहीं पता, डोमेन हमने फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि ये बेशक ज़ीरो के बराबर आ जाए, लेकिन ज़ीरो से बाकी वैल्यूज़ जो निकले वो बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़ीरो से छोटी वैल्यू निकली तो इसका मतलब है इसका ओवरऑल जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो ज़ीरो से छोटा है, यानी कि कैसा है? माइनस है। क्योंकि ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ कैसी होती हैं? माइनस। और अंडर रूट में माइनस आने का मतलब है कि हमारा फंक्शन कैसा हो रहा है? इमेजिनरी हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो अब हमारे पास, आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो पुट करूँ x की जगह पर, ठीक है, आप ज़ीरो से शुरू किया करें, फिर थोड़ा सा इधर तक इस तरफ वैल्यू चेक कर लिया करें और थोड़ी सी इस तरफ। ज़ीरो में पुट करूँ तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, ज़ीरो -1 तो स्क्वायर रूट में -1 आ गया। इसका मतलब है ज़ीरो पुट नहीं हो सकता डोमेन में, क्योंकि ज़ीरो पुट होता गया तो अंडर रूट में माइनस आ जाएगा और वो हमारे पास हो जाता है इमेजिनरी। अगर मैं 1 पुट करूँ, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 -1 ज़ीरो। ज़ीरो आंसर बेशक आ सकता है, स्क्वायर रूट 0 0 होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। 2 पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3, यानी कि 1 पुट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 अगर मैं पुट करूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 -1 8। यानी कि इस तरफ मैं जैसे जैसे वैल्यूज़ पुट करता जा रहा हूँ मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव आता जा रहा है। सिर्फ काम गलत हो रहा था ज़ीरो पे। अगर मैं पुट करूँ -1,
-1 का स्क्वायर फिर 1 1 माइनस 1 0 -1 पुट हो सकता है, सेम -2 और -3। ये वैल्यूज़ इसी तरह आप जितनी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफ बनाने के लिए ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि 3 वैल्यू ये पुट कर दें और 3 वैल्यू ये पुट कर दें। जब आप ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास y के पास जो आंसर है वो आएंगे, लेकिन आएंगे 2 आंसर प्लस और माइनस में। तो इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 में सेम इसी तरह के पार्ट थे, हमने वहाँ पर उसका भी जिस तरह ग्राफ बनाया था उसी को फॉलो करेंगे तो इसका भी हमारे पास जो ग्राफ है वो बन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।